गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल की इन महत्वपूर्ण कक्षाओं में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वैश्विक पवन तंत्र के बारे में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दोस्तों वायुदाब की पेटियों के बारे में बातें की थी और उन्हीं वायुदाब पेटियों के आधार पर पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली कुछ महत्वपूर्ण विंड्स यानी पवन होती हैं, उन पवनों के बारे में बात करने वाले हैं कि पवन होती क्या है, पवनें कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी पवन का संबंध अपने भारत से है या एशिया महाद्वीप से है। उन सभी क्वेश्चनों की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक अपना ये रेट और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोग कह सकते हो ये इसका पार्ट नंबर 1 प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम लोग, और इसके बाद में पार्ट नंबर 2 और 3 भी इसका प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 2 पार्ट में हम लोग इसकी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरे पार्ट में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग कह सकते हो जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। और हम लोगों ने 100% ये प्रयास किया है कि मित्रों आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आउट न जाए। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टॉपिक से पूछा जाने वाला है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मित्रों, इस चीज़ को ध्यान रखना और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने सभी क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। तो मित्रों, बात करते हैं आज के मोटिवेशनल थीम के बारे में। दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। पहली बात तो दोस्तों, हमें संकल्प इस प्रकार का रखना चाहिए कि उसमें हम लोग कोई परिवर्तन न करें या उसको हम लोग न तोड़ें। तो दृढ़ संकल्प लेकर के ही हमें तैयारी करनी चाहिए। अर्थात आप लोग कह सकते हो जो कोई व्यक्ति रेट की पहली बार तैयारी कर रहा है उसको उसमें विकल्प नहीं देखना चाहिए कि मेरे सामने आने वाला इसके बाद में अगला एग्जाम भी विकल्प के रूप में इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए मित्रों, क्योंकि हमें विकल्प देखते हैं तो हमारी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को इस प्रकार से बनाएं कि हमें इसी बार सफलता की प्राप्ति करनी है, अपने संकल्प को तोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस मोटिवेशनल थीम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं आज हम लोग अपने वैश्विक पवन तंत्र के बारे में। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरी ये कक्षाएं आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो इनको अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, ताकि रेट और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले या अन्य एसएससी से संबंधित एग्जाम, सीजीएल से संबंधित एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। तो मित्रों, क्लासों को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें। और देखो, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पवन के बारे में कि पवन होती क्या है। सबसे पहले विंड्स आप लोग कह सकते हो क्षैतिज रूप में गतिशील वायु, गतिशील वायु पवन कहलाती है। क्या कहा जाता है? गतिशील वायु को ही क्या कहा जाता है मित्रों? पवन कहा जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन, एक सरल सा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि पवन की दिशा कौन सी है। तो दोस्तों देखो, दो चीज़ें अपने पास में इस प्रकार से, ये दिशा अपनी उत्तर है, ये दिशा अपनी दक्षिण है, ये दिशा अपनी पश्चिम है, तो ये क्या है? पूर्व दिशा है। इतना सभी को ज्ञात है मित्रों। यदि हम लोग इसके मध्य की बात करते हैं तो इस दिशा को हम लोग उत्तर पूर्व कह देते हैं, इस दिशा को हम लोग दक्षिण पूर्व कह देते हैं, इस दिशा को हम लोग उत्तर पश्चिम कह देते हैं, इस दिशा को हम लोग दक्षिण पश्चिम कह देते हैं। मान लीजिए मित्रों, पवन आपकी इस प्रकार से चलती है, हवा इस प्रकार से चल रही है, इधर से आई इधर को गई, इधर से आई इधर को गई, तो आप लोग कह सकते हो दोस्तों इधर से आई और इधर को चली गई। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है अब कि पवन की दिशा कौन सी है, तो इस पवन की दिशा कौन सी होगी? दोस्तों, आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि पवन की दिशा वह होती है जिधर से पवन आती है, जिधर से पवन आती है। अब देखो, पवन किधर से आ रही थी, तो वो दिशा आपकी कौन सी है मित्र? उत्तर पूर्व है। न कि पवन की दिशा वो नहीं होती जिधर पवन जाती है। तो ध्यान ये रखना है, पवन की दिशा वह होती है जिधर से पवन आती है। अब बात आती है दोस्तों, पवन किधर से किधर को चलती है। हवा हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। किसी क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होता है तो मित्रों वहाँ पर वायुदाब क्या बन जाता है? कम बन जाता है। और वायुदाब कम होगा, ली लेवल प्रेशर होगा,
तो पवन आप लोग कह सकते हो किधर से चलेगी, अधिक वायुदाब से चलना प्रारंभ हो जाती है। और पवन इस प्रकार से चलेगी, यानी अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, पवन की दिशा और गति हमेशा एक समान नहीं होती हैं। कुछ ऐसे कारक हैं पृथ्वी के धरातल पर जो इनको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन से भौगोलिक कारक हैं जो पवन की दिशा और गति को प्रभावित करते हैं? ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारक मैंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे दाब प्रवणता। अब देखो दोस्तों, दाब प्रवणता होती क्या है? दाब प्रवणता होती क्या है? दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहा जाता है। दो स्थानों के बीच वायुदाब, दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब प्रवणता कहा जाता है। अब बात आती है, देखो, दाब प्रवणता को ही हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? बैरोमेट्रिक ढाल। कभी आपको बाय द वे हो सकता है वायुदाब है, यानी दाब प्रवणता लिखा हुआ न मिले, उसके स्थान पर बैरोमेट्रिक ढाल मिल जाए, तो ध्यान रखना दाब प्रवणता को ही बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दाब प्रवणता बढ़ने पर, अर्थात दो स्थानों के बीच वायुदाब का अंतर बढ़ने पर, वायुदाब का अंतर बढ़ने पर आप लोग कह सकते हो पवन की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। जब आप लोग कह सकते हो वायुदाब का जो अंतर होता है दो स्थानों के बीच, यदि कम होता है, घटता है, तो आप लोग कह सकते हो घटता है, तो पवन की गति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दाब प्रवणता बढ़ने पर पवन की गति तेज, दाब प्रवणता घटने पर पवन की गति कम होती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि दाब प्रवणता बढ़ने पर पवन की गति होती है कम तेज व दोनों। इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि दाब प्रवणता बढ़ने पर पवन की गति क्या होती है? तेज होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो पवन की दिशा और गति को प्रभावित करता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है। दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति की मैंने पहले भी बातें की थी। पृथ्वी की गति आप लोगों को मैंने पढ़ाई है। घूर्णन गति को हम लोग अक्षीय गति कह देते हैं। अक्षीय गति वह गति होती है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर चक्कर लगाती है। अर्थात आप लोग कह सकते हो कि घूर्णन गति के कारण उत्पन्न जो विक्षेप बल होता है या कोरियालिस बल होता है, कोरियालिस बल होता है, उसके कारण पवनें क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती है, अर्थात अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। अर्थात आप लोग कह सकते हैं इसे कोरियालिस बल भी बोल देते हैं। अतः इस गति के प्रभाव को हम लोग कोरियालिस प्रभाव भी कह देते हैं। कोरियालिस बल के कारण दोस्तों पवनें जो होती है ना, पवनें जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ से ध्यान रखना कि कोरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा की ओर मुड़ती हैं, किस तरफ मुड़ जाती हैं? तो आप लोग कह सकते हो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवनें किधर मुड़ जाएंगी? बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसको फेरल ने अपने नियम के अंतर्गत सिद्ध किया है दोस्तों। अब बात आती है कि ये फेरल का नियम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं इससे आगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको, इससे कोई क्वेश्चन आउट नहीं आएगा और न ही किसी बुक में इससे अधिक मैटर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। फेरल का नियम देखिएगा। यह नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जैसा कि वॉइज वेल्ट का नियम हम लोगों ने पहले पढ़ा जो वायुदाब से संबंधित था। आप कह सकते हो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेरल ने इसको प्रस्तुत किया 1835 में मित्रों। ठीक है, और यह नियम किससे संबंधित है? सीधा क्वेश्चन यही आता है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। यह नियम पवन की दिशा से संबंधित है। इस नियम के अनुसार जिधर से पवन आती है ना, उधर पीठ करके खड़े हो जाएं। जिधर से पवन आती है उधर पीठ करके खड़े हो जाएं। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सभी पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया आप लोगों को दोस्तों। चित्र में देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा अपनी, इससे उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है पूरा और ये अपना क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में पवन इस प्रकार से चलती है, देखो ये दिशा है और अपनी दिशा से पवन किधर मुड़ गई? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ गई? दाहिनी ओर। तो मैंने यही कहा था कि जिधर से पवन आती है उधर पीठ करके खड़े हो जाएं। उत्तरी गोलार्ध में पवन किधर मुड़ जाएगी? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ रही है दोस्तों? देखो बाईं ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? बाईं ओर, क्योंकि इसकी दिशा तो ये थी लेकिन अपनी दिशा से किधर मुड़ गई? बाईं तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि हम लोग पीठ करके इस प्रकार से खड़े हैं
और आप लोग कह सकते इधर हमारा मुख है और इधर पवन इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये फेरल का नियम था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जिधर से पवन आती है उधर पीठ, यानी उत्तरी गोलार्ध में जिधर से पवन आती है, जिधर से पवन आती है उधर पीठ करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये किसके नियम के अनुसार है? तो आप लोग कह सकते हो फेरल के नियम के अनुसार है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। दोस्तों क्लासों को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास में, ताकि दोस्तों सभी के पास में ये वीडियो पहुंच सके और दोस्तों वो अपनी तैयारी को यथावत बनाए रख सकें। तो मित्रों देखो, तैयारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में काफ़ी लोग अपने घर पर ही हैं, अधिकांश लोग अपने घर पर हैं। और ऐसे में दोस्तों तैयारी, मैं मानता हूँ कि तैयारी में कुछ ढिलाई बरती गई होगी, लेकिन दोस्तों उसमें सुधार कर ले अभी समय रहते हुए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचते हुए और घर के कार्यों से कार्य भी करते रहें दोस्तों, और अपने साथ में पढ़ाई को भी बनाए रखें। आगे चलते मित्रों, देखो तीसरा महत्वपूर्ण कारक होता है जो पवन की दिशा और गति को प्रभावित करता है, वो धरातल का स्वरूप है। धरातल का स्वरूप कैसे दोस्तों? सामान्य रूप से समझो आप लोग इसको, कि मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है तो उसके ऊपर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं मैदान है, तो कहीं जंगल है, दोस्तों पेड़ पौधे भी हैं। ये पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान अपनी पवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। जिस क्षेत्र में आप पेड़ पौधे अधिक होंगे तो वहाँ पर पवन की गति इनसे टकरा करके धीमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो धरातल के ऊपर जो पवनें चलती है ना, वो पवनें क्या होती हैं? धीमी गति से ही चल पाती हैं, समान रूप से नहीं होता है, इस कारण वहाँ पर धीमी गति से चलती है। जबकि इसकी तुलना में यदि पवनें सागरीय महासागरीय भाग के ऊपर पहुंच जाती हैं, जल होता है और जल के ऊपर कोई अवरोधक नहीं होता है, इसलिए वहां पर पवनों की गति क्या हो जाती है दोस्तों? तेज हो जाती है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना कि पृथ्वी के धरातल की तुलना में पवनों की गति तेज होती है कहाँ पर? तो महासागरीय तल के ऊपर क्या होती है? तेज होती है। या आप लोग कह सकते हो जलीय भाग में तेज गति के साथ में पवनें चलती हैं, जबकि धरातल के ऊपर धीमी गति से चलती हैं इसकी तुलना में, क्योंकि वहां पर कोई अवरोधक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब बात आती है पवनों के प्रकारों के बारे में दोस्तों। प्रभाव क्षेत्र और अवधि के आधार पर पवनों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? पवनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण पवनें हैं दोस्तों? तो आप लोग कह सकते हो वो 3 महत्वपूर्ण पवनें कौन कौन सी हैं? तो 3 महत्वपूर्ण पवनों में आप लोग कह सकते हो जैसे स्थायी पवन है, स्थानीय पवन है और सामयिकी पवन है। स्थायी पवन तो वो होती हैं जो संपूर्ण वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, उनका दिशा और क्षेत्र निश्चित होते हैं, तो इसी कारण इसे हम लोग परमानेंट वेव्स बोल देते हैं या परमानेंट विंड्स बोल देते हैं। स्थानीय पवनें वे पवनें जो किसी लोकल क्षेत्र में चलती हैं, किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं, आप लोग कह सकते हो उनकी दिशा और क्षेत्र अलग अलग होते हैं सभी पवनों के, इसलिए उनको हम लोग लोकल विंड्स कह देते हैं। सामयिकी पवनें वे पवनें होती हैं जो समय विशेष के अनुसार अपनी दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन कर लेती हैं, उनको हम लोग सामयिकी पवनें कह देते हैं। तो पवनें 3 प्रकार की हैं, स्थायी, स्थानीय और सामयिक पवनें, ठीक है दोस्तों। इन्हीं को प्रकारों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आओ दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग पहले प्रकार यानी स्थायी पवन के बारे में। स्थायी पवन होती क्या है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखो, अन्य नाम दोस्तों स्थायी पवन को ही हम लोग प्रचलित पवन भी कह देते हैं। इसी को ग्रहीय पवन भी, नित्यवाही पवन, सनातनी और भूमंडलीय पवन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है दोस्तों, इसी कारण इसे नित्यवाही पवन भी कहा जाता है। इसे नित्यवाही पवन भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो स्थायी पवनें कहते किसे हैं? वे पवनें जो एक निश्चित क्षेत्र में अर्थात पूरी पृथ्वी पर वर्ष भर चलती हैं और वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, उसको हम लोग स्थायी पवन कह देते हैं। अर्थात मित्रों आप लोग ये कह सकते हो कि इनकी दिशा और क्षेत्र क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये अपनी दिशा और क्षेत्र परिवर्तित नहीं करते, इनकी दिशा और क्षेत्र निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। स्थायी पवनें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों पवन का जो पहला प्रकार था स्थायी पवन, ये स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब देखो इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक पवन होती है व्यापारिक पवन,
एक पवन व्यापारिक, एक होती है पछुआ पवन और एक होती है ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन होती है मित्र? ध्रुवीय पवन होती है, एक ध्रुवीय पवन होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करें व्यापारिक पवन किससे कहते हैं। वे पवन जो आप लोग कह सकते हो कि ये मानचित्र स्पष्ट कर रहा है इस चीज़ को। व्यापारिक पवने आप लोग कह सकते हो, व्यापारिक पवन को व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं, पहले तो इस चीज़ को समझ ले हम लोग। तो इनके जो नाम पड़े हो किस आधार पर पड़े, तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो पवने थी ये व्यापारियों को प्राचीन काल में व्यापार करने में बहुत ही सुविधाएं प्रदान करती थी महासागरों में, इसी कारण इन पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से जाना गया। पछुआ जो पवने हैं दोस्तों, ये पश्चिम दिशा से आती हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के ऊपर वर्षा कर देती हैं, इसी कारण इन पवनों को हम लोग पछुआ पवन कह देते हैं। ध्रुवीय जो पवन होती है ध्रुव की ओर से चलती हैं, इसी कारण इन पवनों को हम लोग ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों डायग्राम में स्पष्ट किया गया है कि कौन सी पवन कहाँ से कहाँ चलती है। तो देखो दोस्तों, सामान्य रूप से इस चीज़ को समझ सकते हो आप लोग। यहाँ दिखाई गई है, ये तो व्यापारिक पवन का क्षेत्र है, ये व्यापारिक पवन का क्षेत्र है, ये पछुआ पवन है, ये पछुआ पवन है, और ये आप लोग कह सकते हो ध्रुवीय पवन का क्षेत्र। यहाँ पर ये ध्रुवीय पवन का क्षेत्र है और ये भी ध्रुवीय पवन का क्षेत्र है। तो दोस्तों वे पवन व्यापारिक पवन होती हैं जो 30 डिग्री से 5 डिग्री की ओर चलती हैं, उन पवनों को हम लोग व्यापारिक पवन कह देते हैं। तो इसका तो संबंध होता है 30 डिग्री से और 5 डिग्री दोनों अक्षांश में, ठीक है। ये जो पछुआ पवन चलती है दोनों ही गोलार्ध में, आप लोग कह सकते हो 35 डिग्री से और 60 डिग्री की ओर चलती है दोनों ही गोलार्ध में, ठीक है। ध्रुवीय पवन चलती है ध्रुव से लेकर के, और आप लोग कह सकते हो 65 डिग्री अक्षांश की ओर दोनों ही गोलार्ध में चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कह देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी स्थायी पवन के 3 प्रकार हैं। अब देखो इन पवनों के प्रकारों के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं इससे आगे मित्रों। अब बात आती है देखो, अब बात आती है आगे की अपनी कि इनके बारे में क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है व्यापारिक पवन के बारे में। व्यापारिक पवने जैसा कि मैंने लिखा है, ये पवने दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। दोस्तों अभी बात करूंगा, देखो यहाँ पर बैक वाला जो अपना मानचित्र था पिछला, इस मानचित्र के ऊपर आप लोग कह सकते हो, जैसा कि इस मानचित्र में समझोगे आप लोग इस चीज़ को कि देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था, ये पवने दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों वायुदाब की पेटियों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये जो वायुदाब की पेटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर 0 डिग्री पे, ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, सॉरी, ये जो वायुदाब की पेटी 0 डिग्री अक्षांश पे दिखाई दे रही है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है दोस्तों, और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। तो ये चलती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से, और देखो एरो किधर जा रहा है, आप लोग कह सकते हो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है, अर्थात इधर भी इसी प्रकार से पवनें चलती हैं, ठीक है ना। आप लोग कह सकते हो कि 30 डिग्री से, कितना डिग्री से, देखो आगे लिखा भी है मैंने, 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश की ओर दोनों गोलार्धों में चलती हैं। अब बात आती है इनकी दिशा के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो व्यापारिक पवन की दिशा कौन सी मित्र, ये आपके सामने उत्तरी गोलार्ध, ये वाला ही तो क्षेत्र है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है ना अपना। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा ये है, देखो पवन इधर से आई इधर को गई, इधर से आई इधर को गई, ठीक है ना। तो देखो दिशा कौन सी बन रही है यहाँ पर, तो आप लोग क्या बोलोगे, उत्तर पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व इनकी दिशा होती है। कटिबंध, इनका संबंध कौन से कटिबंध से, क्वेश्चन आएगा व्यापारिक पवनें कौन से कटिबंध में चलती हैं, तो आप लोग कह सकते हो ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध में चलती हैं, उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध में चलती हैं। तो देखो इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को इसके बारे में मानचित्र में। ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती हैं, अतः इन्हें हम लोग
अतः इन्हें हम लोग पूर्वी पवनें भी कह देते हैं। तो पूर्वी पवन कहने का प्रमुख कारण क्या है? ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों के ऊपर वर्षा करती हैं और इसी कारण इनको हम लोग पूर्वी पवन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं मित्र आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये पवनें शुष्क और शांत होती हैं और सागरों से जलवाष्प ग्रहण कर विषुवत रेखा के ऊपर टकराती हैं और टकराने के बाद यहाँ पर क्या हो जाती है? भारी वर्षा होती है। ठीक है, ये पवनें दोस्तों शांत स्वभाव से आकर के टकराती है और टकराने के बाद में इनके माध्यम से दोस्तों आप लोग कह सकते हो भारी वर्षा अपने विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है। और अपने विश्व में, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र ही होता है। कौन सा होता है दोस्तों? विषुवत रेखीय क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पवनें प्राचीन काल में पाल युक्त जलयानों को व्यापार में सुविधाएं प्रदान करती थी। इसी कारण इन पवनों को हम लोग क्या कह देते हैं? व्यापारिक पवन के नाम से भी जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि ये व्यापार में सुविधाएं प्रदान करती थी, इन्हीं कारण इनको व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। मैंने कहा था कि घोड़ों से भरा पाल वाला जलयान जब इन अक्षांशों में पहुँचता था तो आप लोग कह सकते हो कि पवन की गति धीमी होने के कारण दोस्तों सागर को पार करना दोस्तों असंभव हो जाता था। इसलिए दोस्तों जलयान को डूबने से बचाने के लिए आप लोग कह सकते हो व्यापारी घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसी कारण इन अक्षांशों को हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश पेटी के नाम से भी जानते हैं, या घोड़ों का अक्षांश भी कहा जाता है मित्रों। ठीक है, अब बात आती है, देखो मानचित्र में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इससे संबंधित कटिबंध और कौन से तटों के ऊपर वर्षा करती है। तो देखो ये वर्ल्ड का मानचित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये उत्तरी अमेरिका मित्रों, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये एशिया महाद्वीप है मित्रों, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखो व्यापारिक पवन ये चल रही है दोस्त, ये व्यापारिक पवन चल रही है, इधर से भी व्यापारिक पवन इस प्रकार से चल रही है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हो इनका संबंध कौन से कटिबंध से है। पहली बात आती है कटिबंध की। कटिबंध होते हैं कितने? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध का जो विस्तार होता है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है, यानी 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच में होता है। और आप लोग कह सकते हो दोनों ही गोलार्ध में 23.5 से लेकर 66.5 के बीच जो कटिबंध होता है ना, उस कटिबंध को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस कटिबंध को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर यानी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। और उसके बाद में 66.5 से 90 डिग्री तक होता है, वो शीत कटिबंध होता है आपका। तो यहाँ पर देखो आप लोग बता सकते हो ना कि अपनी जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो 30 डिग्री से चलती हैं और 5 डिग्री की ओर चलती है, 30 से 5 डिग्री की ओर चलती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये उष्ण कटिबंध में भी चलती है और शीतोष्ण कटिबंध में भी चलती है, क्योंकि 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध है और उससे आगे आप लोग बात करो 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री में शीतोष्ण कटिबंध है। इसलिए इस पवन का संबंध उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध से होता है मित्रों। ठीक है, मैंने कहा था ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करते हैं। देखो मानचित्र स्पष्ट हो रहा है ना, ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों के ऊपर टकरा रही है, इसी कारण इनको पूर्वी पवन भी कहा जाता है। देखो ये टकरा रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है पूर्वी तट के ऊपर। ये देखो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के ऊपर टकरा रही है, देखो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तटों पर टकरा रही हैं। इस प्रकार से इनके माध्यम से वर्षा होती है पूर्वी तटों के ऊपर। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात आती है दोस्तों, ये तो बात थी केवल व्यापारिक पवनों के बारे में। अब बात आती है पछुआ पवनों के बारे में कि पछुआ पवन क्या होती है। दोस्तों सीधी सी बात, जो पश्चिम से आती है उनको पछुआ पवन बोल देते हैं। ये पवनें दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं। अर्थात दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलती हैं। अब बात आती है दोस्तों, देखो ये मानचित्र आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये मानचित्र आपको दिखाया गया है, ये भी देख सकते हो आप लोग। इस मानचित्र में देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पवनें चल रही हैं, ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो पवनें चल रही हैं, ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ पर देखो ये जो क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ये आपकी पछुआ पवन चल रही है 35 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री की ओर, 35 डिग्री से 60 डिग्री की ओर। इसी प्रकार से इस गोलार्ध में भी आप लोग कह सकते हो ना, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है
और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, इसमें भी पवन इस प्रकार से देखो ये पवन चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हो इसमें भी, तो ये पवनें चलती हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर, ठीक है ना। और चलती हैं कितने डिग्री अक्षांश में, तो दोनों ही गोलार्ध में आप लोग कह सकते हो मित्रों 35 से 60 डिग्री अक्षांश में चलती हैं। इनकी दिशा कौन सी होती है, क्वेश्चन कैसे आएगा। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा होती है, तो आपको ध्यान रखना है, देखो वही डायग्राम दिमाग में रखना आप लोगों को। अब देखो मित्रों मैं दिखा देता हूँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसे कैसे है। देखो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है ना, ये वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है यहाँ से, इससे उत्तर में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है ना, ये उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में है, ये पछुआ पवन आई अपनी इस प्रकार से गई ना, इसकी दिशा किधर से आ रही है, पवन इधर से आ रही है, देखो इधर से पवन आ रही है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इधर से देखो, इधर देखेंगे पवन ये चल रही है ना, इस प्रकार से चल रही है, इसकी दिशा कौन सी देखो दोस्तों यही तो है, तो आप लोग क्या बोलोगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो मित्रों उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा देखो यहाँ पर पछुआ पवन के बारे में थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है मित्रों, इस चीज़ को समझना है। मैं देखो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो इसकी दिशा कौन सी है, देखो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा सही लिखा है दक्षिण पश्चिम है दोस्तों। अभी मैंने बात कर ली ना, ऐसे ही तो जा रही है पवन, ऐसे जा रही है, दिशा कौन सी होगी दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की दिशा है, दक्षिणी गोलार्ध में इस पवन की दिशा है, तो फिर क्या बोलोगे आप लोग उत्तर पश्चिम बोलोगे, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है पछुआ पवन का संबंध कौन से कटिबंध से या कौन से कटिबंध में चलती है, तो पृथ्वी के ऊपर ये कौन से कटिबंध में चलती है, केवल शीतोष्ण कटिबंध में चलती है, क्योंकि मैंने कहा ना 35 डिग्री से और ये चलती है कितना डिग्री के बीच, 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है, अर्थात आप लोग कह सकते हो शीतोष्ण कटिबंध का संबंध होता है, यानी 23.5 डिग्री से, 23.5 डिग्री से, और आप लोग कह सकते हो ना 66.5 डिग्री तक इसका संबंध होता है। इसलिए केवल यहाँ पर जो कटिबंध आएगा वो कौन सा आएगा, शीतोष्ण कटिबंध आएगा। देखो यहाँ पर भी यही चीज़ स्पष्ट हो रही है, ये कटिबंध यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसके बीच में जो पवन चलेगी आपकी, यही तो पवन चल रही है, ये चल रही है, तो ये तो शीतोष्ण कटिबंध में ही चलती है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती हैं, अतः इन्हें हम लोग पछुआ पवन भी कह देते हैं दोस्तों, इनको पछुआ पवन कह देते हैं। महाद्वीपों कौन से तटों पर, पश्चिमी तटों के ऊपर वर्षा करती हैं। देखो दोस्तों मानचित्र स्पष्ट कर रहा है इस चीज़ को, ये मानचित्र लिया मैंने और ये मानचित्र स्पष्ट कर रहा है। देखो ये जो पवन चल रही है ना, यही तो पछुआ पवन थी, और ये पवन देखो ऐसे गई है ना, यहाँ से ये गई इस प्रकार से, ये पवन जा रही है महाद्वीप के कौन से तट पे टकरा रही है, पश्चिमी तट। ये देखो महाद्वीप के कौन से तट पे टकरा रही है, पश्चिमी तट। ये देखो महाद्वीप के कौन से तट के ऊपर टकरा रही है, इधर से पश्चिमी तट के ऊपर टकरा रही है। तो इस प्रकार से महाद्वीपों पश्चिमी तटों के ऊपर वर्षा कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। देखो मित्रों इन पवनों को बहादुर पवन भी कहा जाता है। इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, बहादुर पवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पवन को बहादुर पवन कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। पछुआ पवन को बहादुर पवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर नोट में, गृहस्थी चालीसा, भयंकर पचासा, चीखती साटा, क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। गृहस्थी चालीसा का संबंध है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन ऑप्शन मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो गृहस्थी चालीसा का संबंध भयंकर पचासा और चीखती साटा का संबंध दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन से है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन के रूप है। जब आप लोग कह सकते हो कि पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में, देखो यहाँ से इन संबंधित क्वेश्चन सभी यहाँ के हैं, दक्षिणी गोलार्ध की इस पछुआ पवन से संबंधित यहाँ के क्वेश्चन है, इस क्षेत्र के नहीं है मित्रों, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये केवल दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। आप लोग कह सकते हो गृहस्थी चालीसा, भयंकर पचासा, चीखती साटा सभी तीनों रूप दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन के हैं। पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में जब 35 से 40 डिग्री अक्षांश में पहुंचती है तो अपनी तेज गति और भयंकर आवाज़ के कारण गृहस्थी चालीसा कहलाती है।
आप लोग कह सकते हो जब 50 डिग्री अक्षांश में पहुंच जाती है तो वहां पर इसको भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है। जब यह पवन अधिक जलीय विस्तार के कारण 60 डिग्री अक्षांश में पहुंच जाती है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पहुंच जाती है, तो वहां पर चीखती साटा के नाम से जानी जाती है। तो आप लोग कह सकते हो ये तीनों रूप दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन के हैं। यहाँ पर हमें केवल दक्षिणी गोलार्ध की बातें करनी है मित्रों, ठीक है। फिर बात आती है मित्रों, एक अन्य तीसरा प्रकार था, अपनी स्थायी जो पवन थी उसका तीसरा प्रकार आता है ध्रुवीय पवन। कौन सी आती है? ध्रुवीय पवन। अब देखो ध्रुवीय पवन वो पवनें थी जो ध्रुव की ओर से आती है। तो देखो जो पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है ना, उस पवन को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। अर्थात ये पवन दोनों ही गोलार्ध में आप लोग कह सकते हो कि ध्रुव से लेकर 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में एक सीधी सी बात ध्यान रखना, जो दिशा व्यापारिक पवनों की होती है ना, वही दिशा पृथ्वी के ऊपर ध्रुवीय पवनों की होती है। जो किसकी होती है? व्यापारिक पवन की होती है। वही दिशा आप लोग कह सकते हो पृथ्वी के ऊपर किसकी होती है? ध्रुवीय पवन की होती है। तो मित्रों देखो दोस्तों, आप लोगों को जितनी मेहनत हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं दोस्तों, इन कक्षाओं में जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी। सफलता निश्चित है दोस्तों, आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। सफलता तभी मिलती है दोस्तों जब हम लोग पसीना बहाते हैं दोस्तों, मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं दोस्तों। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार और बेहतरीन मेहनत करनी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी तुलना में दोस्तों इसकी दुगनी मेहनत आप लोग करोगे तो सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है। सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें मित्रों, और इसी प्रकार से इन वीडियो को पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें इन कक्षाओं को, आप लोगों को सफलता मिलेगी। अब देखो मित्रों, बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है, ठीक है। बात आती है ध्रुवीय पवन कौन से कटिबंध से संबंध रखती है, कौन से कटिबंध में चलती है। तो देखो दोस्तों, ये चलती है ध्रुव से, तो ध्रुव से 65 डिग्री अक्षांश। मैंने कहा था कि 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध होता है ना। इसलिए मित्रों इसका संबंध देखो 65 डिग्री अक्षांश तक आ रही है ना, इसका मतलब क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंध में आती है। शीतोष्ण कटिबंध में भी चलेगी और शीत कटिबंध में भी चलेगी, ठीक है ना। शीतोष्ण और शीत दोनों प्रकार के कटिबंध में ये पवनें चलती हैं, ठीक है। फिर बात आती है, देखो ये पवनें ध्रुव की ओर से आती हैं, अतः इन्हें ध्रुवीय पवन कहा जाता है। ध्रुव की ओर से आने के कारण ध्रुवीय पवन कहते हैं। और दोस्तों ये अधिकांश पवनें कैसी होती है? ठंडी होती हैं और दोस्तों बर्फीली होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों देखो, दिशा मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये चल रही है आपकी उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा कौन सी बोलोगे? उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व। देखो दक्षिणी गोलार्ध में पवन कहाँ से चल रही है मित्रों? ये चल रही है ना, दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। ये दिशा हो गई, दिशा समझ में आया। कटिबंध देख सकते हो, ये इधर तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, ये पूरा शीत कटिबंध है। और मित्र यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका संबंध दोनों ही कटिबंध से ना, उस शीत कटिबंध से भी है और शीतोष्ण कटिबंध से भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो लास्ट एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो अपने राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स में विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन पूछता आप लोगों से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का संबंध। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, देखो उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप का संबंध तीनों प्रकार की स्थायी पवनों से है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। तीनों प्रकार की पवनों से संबंध रखने वाले महाद्वीप कौन कौन से? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तीनों प्रकार की स्थायी पवनों से संबंध रखने वाले महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे मित्रों? उत्तरी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप, इन दो महाद्वीपों का संबंध तीनों प्रकार की स्थायी पवनों से होता है। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट भी हो रहा है, देखो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। देखो दोस्तों, इसका संबंध इधर ध्रुवीय पवन से भी है, यहाँ पर पछुआ पवन से भी है और यहाँ पर व्यापारिक पवन से भी है, तीनों संबंध हो गया। इसी प्रकार से ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में ये ध्रुवीय पवन है, ये पछुआ पवन है और ये व्यापारिक पवन है। तीनों प्रकार के पवनों से एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका का संबंध है, इसके अलावा अन्य किसी महाद्वीप का संबंध नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है,
दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का संबंध केवल व्यापारिक और पछुआ पवनों से है। तो अब देखें दोस्तों, कहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी अमेरिका एक तो बात कर रहा है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों का संबंध केवल व्यापारिक और पछुआ पवनों से है। व्यापारिक और पछुआ पवनों से है, ध्रुवीय पवन से इनका संबंध नहीं होता है। देखो मानचित्र में, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो देखो इसका संबंध केवल व्यापारिक पवन से यहाँ पर, और इसके बाद पछुआ पवन से। देखो ध्रुवीय पवन से इसका कोई संबंध नहीं है, ध्रुवीय पवन इससे नीचे रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मित्रों, अफ्रीका ये व्यापारिक पवन है। ठीक है, ये पछुआ पवन यहाँ पर कुछ क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पर देखो पछुआ पवन का क्षेत्र ये आ गया अफ्रीका का। ठीक है ना, दो ही पवनों से संबंध है। ये ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक पवन है और ये ऑस्ट्रेलिया में पछुआ पवन है। ठीक है, इसके अलावा कोई पवन यहाँ पर नहीं है, ध्रुवीय पवन इनसे नीचे रह जाती है। ठीक है, फिर आता है यूरोप महाद्वीप का संबंध केवल पछुआ और ध्रुवीय पवन से है, पछुआ और ध्रुवीय स्थायी पवनों से है। तो देखो दोस्तों, आप लोग कह सकते हो यूरोप महाद्वीप का संबंध है, तो यूरोप महाद्वीप का संबंध देख लो एक बार। ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया से अलग हो रहा है यहाँ पर यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप का संबंध कौन सी पवनों से, एक तो ध्रुवीय पवन से और एक कौन सी, पछुआ पवन से। देखो व्यापारिक पवन से इसका संबंध नहीं होता है, व्यापारिक पवन तो इससे नीचे नीचे ही होती है। ठीक है ना, तो इससे ऊपर है आपका यूरोप। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एंटार्क्टिका महाद्वीप का संबंध केवल ध्रुवीय स्थायी पवनों से है। तो दोस्तों ये तो आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि ध्रुव के चारों तरफ विस्तृत होता है ना एंटार्क्टिका महाद्वीप, इसलिए यहाँ पर केवल ध्रुवीय पवनें चलती हैं, इनका अन्य किसी भी प्रकार की स्थायी पवनों से संबंध नहीं है। क्वेश्चन आएगा, एंटार्क्टिका महाद्वीप का संबंध किन स्थायी पवनों से नहीं है? तो आप लोग क्या बोलोगे, व्यापारिक और पछुआ पवनों से नहीं है, केवल ध्रुवीय पवन से है। ठीक है, अब बात आती है भारत के संदर्भ में, भारत का संबंध किन स्थायी पवनों से है? तो आप लोग क्या बोलोगे, व्यापारिक और पछुआ पवनों से, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट होता है। देखो ये अपना भारत है मित्रों, समझना मानचित्र को, ये अपना भारत है। और भारत के मानचित्र में देख सकते हो, भारत का मानचित्र का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये हिस्सा तो कौन से स्थायी पवन से संबंध रखता है, पछुआ। और दोस्तों ये जो दक्षिणतम हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सी पवन से, व्यापारिक पवन से संबंध रखता है। केवल दो ही पवनों से इसका संबंध है, व्यापारिक और पछुआ। हम लोग कह सकते हैं व्यापारिक और पछुआ पवन से इसका संबंध है भारत का। राजस्थान का संबंध केवल कौन सी स्थायी पवनों से होता है? तो आप लोग कह सकते हो वो पवन आपकी कौन सी होती है मित्र, वो पवन आपकी व्यापारिक पवन होती है। कौन सी पवन होती है? व्यापारिक पवन। तो ध्यान रखें, भारत का संबंध व्यापारिक और पछुआ स्थायी दोनों प्रकार की पवनों से है, राजस्थान का संबंध केवल व्यापारिक स्थायी पवनों से। क्वेश्चन आएगा, भारत का संबंध निम्न में से कौन सी स्थायी पवन से नहीं है? तो कौन सी पवन से नहीं है? ध्रुवीय पवन से नहीं है। राजस्थान का संबंध निम्न में से कौन सी स्थायी पवनों से नहीं है? तो आप बोलोगे पछुआ और ध्रुवीय पवनों से नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की कक्षा दोस्तों। क्लासों को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैंने पूरा प्रयास किया दोस्तों, कोई क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा इस टॉपिक में। और दोस्तों बात करने वाले अगली क्लास में। धन्यवाद मित्रों।